हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो अपने डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाना चाहूँगी जो कि आज के डिस्कशन पे बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सीक्रेट स्कीम जो कि अभी लॉन्च की गई है वो किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर। फिर नेक्स्ट, बायो माइनिंग रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसी से। फिर टीथर और इथेरम, ये क्या चीज़ है? फिर जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होती है, अगर मान लीजिए किसी स्टेट में नई डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है, उनका क्रिएट करना, उनको अबॉलिश करना, तो ये किसके हाथ में होता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। किसके? तो ये ट्रू फॉल्स हैं जो कि हम अपने डिस्कशन के एंड में इनका आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल से जो कि रिलेटेड है सीक्रेट स्कीम से। तो अभी सीक्रेट स्कीम न्यूज़ में आई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये सीक्रेट स्कीम का फुल फॉर्म है सीनियर एबल सिटीजन री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी एंड इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर सीनियर सिटीजन। तो आपको इसके फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा कि ये सीनियर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक स्कीम है। तो इस स्कीम के अंतर्गत एक पोर्टल बनाया गया है इंटरनेट पे, सीक्रेट पोर्टल, जिसमें जो सीनियर सिटीजन हैं वो लॉगिन कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी जो क्वालिफिकेशन है, उन्होंने क्या क्या लाइफ में जो उन्होंने किया है पहले, रिटायरमेंट से पहले जो वो करते थे, या फिर जो भी उनकी इंटरेस्ट हैं जिस फील्ड में, तो वो उसमें रजिस्टर करके अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। और अगर उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई भी वैकेंसी होगी, कोई भी ज़रूरत होगी किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी, तो उनको नोटिफाई कर दिया जाएगा, उनको अप्रोच कर लिया जाएगा कि आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक तरह से इनको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है और इनको एम्पावर्ड किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को। तो ये जो इसका पोर्टल है ये एक एम्प्लॉयमेंट मार्केट प्लेस की तरह होता है। जैसे आप हम लोग देखते होंगे कि लिंक्डइन है, naukri.com है। तो इसी तरह से ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो जो उनको जॉब प्रोवाइड करेगा और जो जॉब करना चाहते हैं इवन आफ्टर 60s, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि बायो माइनिंग से रिलेटेड है। तो अभी एक्चुअली रिपोर्ट आई है ये दिल्ली गवर्नमेंट की। तो अभी ये जो दिल्ली का जो डंप साइट है, गाजीपुर डंप साइट, तो इसमें ये बताया गया है कि जितना भी टोटल वेस्ट हुआ है उस रीजन में, जितना भी टोटल वेस्ट रहा है, वेस्ट मतलब कि आपके जो घर से वेस्ट निकलता है, जो गार्बेज घर से निकलता है, उसको कहीं जाके किसी रीजन में किसी जगह पे डंप किया जाता है। पूरा का पूरा गार्बेज आप देखते हैं ये ऐसे पहाड़ टाइप में बन जाते हैं कुछ कुछ रीजन में, जो डंपिंग साइट जिसे कहते हैं। तो ये बताया गया है कि जो वहाँ का ये जो डंपिंग साइट है, वहाँ पे बायो माइनिंग के द्वारा सिर्फ और सिर्फ टोटल जितना भी वो उनका जो गार्बेज था उसका 6.86% ही उसको बायो माइन किया जा सका है। तो बायो माइन होता क्या है? एक्चुअली बायो माइन एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा ये किया जाता है इसमें बायो माइनिंग में कि कहीं पर भी कोई जो गार्बेज होता है, जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ होते हैं, जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं, स्टील हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, यूरेनियम हो गया, ये बहुत सारे मेटल्स होते हैं। मतलब यूरेनियम तो नहीं होगा, लेकिन बाकी जो नॉर्मल घर में यूज़ होते हैं इस टाइप के मेटल होते हैं, तो वो भी उसके अंदर वेस्टेज में चले जाते हैं, गार्बेज में। तो बायो माइनिंग के थ्रू क्या किया जाता है कि वो जो गार्बेज आपका होगा, जो ढेर होगा कूड़ा कचरे का, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, जो कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, और वो क्या करेंगे, उस गार्बेज में जो भी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल होंगी, वो सारी चीज़ें उसमें से वो डिग्रेड कर देंगे समय के साथ साथ। और मेटल तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाएंगे डिग्रेड, तो मेटल जो है लास्ट में बच जाएगा और उस मेटल को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसको फिर से रिसाइकिल करके उसका यूज़ किया जाएगा। तो ये बायो माइनिंग प्रोसेस, इसको बायो लीचिंग भी कहा जाता है कभी कभी। बायो माइनिंग को बायो लीचिंग भी कहते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं, इंटरचेंज करके इसको बोला जाता है, बट ऑलमोस्ट सेम है। इनका इस प्रोसेस का यूज़ नॉर्मल कभी कभी एक्सट्रैक्शन में होता है कि मान लीजिए कुछ कुछ रीजन में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बायो मटीरियल टाइप हो, वहाँ से अगर माइन किया जा रहा है, कोई भी मेटल किया जा रहा है किसी भी रीजन में,
तो मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो उस रीजन में बायो माइनिंग के द्वारा मेटल का एक्सट्रैक्शन भी होता है। ये सिर्फ गार्बेज के लिए ही नहीं, ये नॉर्मली माइनिंग के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा, ये जो बायो का मतलब है, ये बायो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। और इसके द्वारा जो है कुछ मेटल हैं जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कोबाल्ट, यूरेनियम, जिंक, निकल, इन सब एक्स्ट्रा ये सब मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये 100% बायो माइनिंग लेगेसी वेस्ट ये सोल्यूशन है। किसी देखिए इससे क्या होगा ना, अगर आप कहीं पे जो गार्बेज वो पड़ा रह जाता है बहुत समय तक, तो उसमें फ्रीक्वेंटली फायर की दिक्कत हो सकती है, मतलब उसमें आग लग गई है उस डंप साइट पे, तो उस आसपास के रीजन के लिए नुकसानदायक होता है। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए ये प्रोसेस काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है इंडिया की वन चाइना स्टैंड से लेके। अभी रिसेंटली आप जानते हैं यूएस के जो हाउस स्पीकर हैं वो अभी गए थे ताइवान की विजिट पे। तो ताइवान की विजिट पे गए थे, तो उसके बाद जो है वो इनके जो चाइना ने वार्न किया है यूएस को कि ये जो अभी आपने जो मीटिंग की है, जो आप जाके ताइवान वालों से मिल रहे हो, तो इसकी वजह से आपको इसके रिपरकशन हो सकते हैं। तो एक वार्निंग की तरह इनको चाइना ने दिया है यूएसए को। तो आप ये वन चाइना पॉलिसी इसलिए न्यूज़ में आई है। तो ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना का मतलब है कि ये जो चाइना जो है कहता है, चाइना का ये कहना है कि जो ताइवान है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। बट ताइवान जो है एक जो छोटा सा रीजन है जापान के पास, तो वो ये बोलता है कि मतलब वो अपने आप को सोवरेन मानता है। बट चाइना जो है अपनी जो है दिखाता है कि वो उसके अंतर्गत आता है, ना कि वो अलग से कोई सोवरेन उसको कंट्री को नहीं मानता। और जो भी कंट्रियां अलग से ताइवान के साथ रिलेशन बनाती हैं, उनको ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं, तो फिर उनको ये जो है दिक्कत करता है ये चाइना। तो आप समझ सकते हैं यूएस और चाइना के बीच में कितने समय से ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसको एक तरह से कोल्ड वॉर कहा जा रहा है। तो एक तरह से उसको बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि यूएसए के अगर हाउस स्पीकर विजिट पे जा रहे हैं तो काफ़ी बड़ी अथॉरिटी है यूएसए की जो कि जा रही है। इसका मतलब कि यूएसए जो है एक तरह से चाइना की वन चाइना पॉलिसी को नकार रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये वन चाइना पॉलिसी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना जो है ताइवान और जितने भी उसके रीजन है, जैसे आप देखे होंगे तिब्बत एक समय पे चाइना का इंटीग्रल पार्ट नहीं था, बट उसने उसको भी हड़प लिया। तो आसपास के रीजन में आप देखते हैं कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव रहता है चाइना। तो यही वजह है, इसकी वजह से लोग धीरे धीरे ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी पे उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये आपकी वन चाइना पॉलिसी होगी। लेकिन अब देखते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया क्या क्या इसका जो है इंडिया क्या फॉलो करता है। देखिए इंडिया भी ना 1940, देखिए अब चाइना एक बड़ी कंट्री है, अब जानते हैं एक सुपर पावर बनने की तरफ वो काफ़ी आगे निकल चुकी है। तो उसके साथ एक पंगा लेना टाइप आप समझ रहे हैं, कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती है। और ताइवान एक छोटी मोटी कंट्री है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। तो उसको एक होता है कि वो ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं, तो इसकी वजह से लोगों को उसको नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये थोड़ी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो इंडिया की क्या रही है, हमेशा से पॉलिसी रही है, जब से जो है चाइना आज़ाद हुआ है तब से पॉलिसी, इंडिपेंडेंस के बाद से, इंडिया की भी इंडिपेंडेंस के बाद से ये हुआ है कि इंडिया ने चाइना को वन पॉलिसी को फॉलो किया है 1949 से। और कोई भी फॉर्मली यहाँ इंडिया से फॉर्मली कोई भी रिलेशन नहीं रखा गया है ताइवान के साथ। तो लेकिन क्या हो गया अभी जब देख रहे हैं कि एलओसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना जो है बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रखा है, अपना अग्रेशन दिखा रहा है बहुत समय से। तो अब धीरे धीरे इंडिया भी जो है डिप्लोमेटिक टाई जो है ताइवान के साथ बनाने की कोशिश कर रहा है काफ़ी समय से। आप देख रहे हैं 2010 के बाद से इंडिया जो है ताइवान के साथ थोड़ा क्लोज आ गया है। और इंडिया ने एक अभी रिसेंटली साइन किया था DTAA, डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो कि एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है ताइवान की के साथ। ये दोनों चीज़ें साइन की है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस में ये है कि मान लीजिए दोनों कंट्री के बीच में अगर कोई कंपनी है वो एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान जाता है या कोई सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है, तो उसको दोनों जगह पे टैक्स नहीं किया जाएगा। कोई पर्टिकुलर एक कंट्री टैक्स करेगी और उसको एक्सचेंज कर लेगी। क्योंकि अगर एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, वो यहाँ से चाइना में ताइवान में जा रहा है, तो यहाँ के ऑलरेडी इंडिया की गवर्नमेंट उसको टैक्स पे कर रहा है, उसके बाद वहाँ जाएगा तो वहाँ की भी गवर्नमेंट उसे टैक्स लेगी, तो उसको काफ़ी नुकसान होगा। तो ये जो DTAA जो ये होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये बहुत सारी कंट्रीज आपस में साइन करती हैं।
तो ये हो गई इंडिया की जो पॉलिसी है चाइना के साथ, वन चाइना स्टैंड, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। एक्चुअली एक न्यूज़ है, तो नॉर्मली इसमें ये बताया गया है, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं होगा, बट इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अभी वेस्ट बंगाल ने अभी 7 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई हैं, 7 नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट की हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट को अगर क्रिएट करना है तो ये किसके हाथ में होता है? तो ये पूरी की पूरी पावर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ पास करेगी असेंबली में, तो ये जो ये है कोई भी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट होगी या फिर अबॉलिश होगी। और ये लॉ पास जब हो जाएगा असेंबली में, तो उसके बाद प्रॉपर नोटिफाई कर दी गई गैजेट में, फिर उसके बाद से वो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगी। लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का कहीं का नाम चेंज करना है तो उसके लिए सेंटर की परमिशन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप देखते हैं इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, बहुत सारे स्टेशंस का नाम चेंज किया गया जगहों का, तो उसके लिए सेंटर की परमिशन रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। बट जब अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं बना रहे हैं और अबॉलिश कर रहे हैं तो उसके लिए सेंटर का कोई रोल नहीं होता है, इसमें मेनली स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो चलिए अपने लास्ट आर्टिकल पे आते हैं जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी हाल ही में आप जानते हैं बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बहुत सारे हम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि इसके जो क्या बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से क्या हुआ है, न्यूज़ में आया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने एक एक्ट अपना निकाल दिया है कि जिसके अंतर्गत ये किया गया, जिसे माइका बोला गया है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। तो इसके थ्रू जो क्रिप्टो करेंसी हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में वो रेगुलेट की जाएंगी। तो फिर से डिबेट हो रही थी, जानते हैं जब ये हुआ तो पार्लियामेंट में एक डिबेट फिर से स्टार्ट हो गई कि ये जो क्रिप्टो करेंसी, अभी हमारे पास प्रॉपर एक रेगुलेशन जो है इसका नहीं किया गया है। लेकिन बजट में इसको मेंशन कर दिया गया था कि एक टैक्स जो है उस पर लगाया जाएगा, बट प्रॉपरली इसके लिए कोई रेगुलेशन वाला मैकेनिज्म नहीं आया है। और कई बार मांग चलती रहती है पार्लियामेंट में, बहुत लोगों की मांग है कि इसको बैन कर दिया जाए, पूरा ब्लैंकेट बैन कर दिया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत यूरोपियन यूनियन, बहुत सारी कंट्री इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, उनको रेगुलेट कर रही हैं। तो एक तरह से हम एक ग्लोबलाइजेशन के एरा में हैं, तो हम किसी भी डिसीजन को लेंगे तो उसके कुछ पॉजिटिव प्रोज और कॉन्स होंगे, तो हमें देखने हैं। तो एक या तो रेगुलेट किया जाए या तो मतलब बैन किया जाए, क्या इसके फ़ायदे और नुकसान होंगे उनको अभी हम देखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं क्या होता है। ये एक करेंसी है जो कि डिजिटली या वर्चुअली हम लोग को इंटरनेट पे जो है इंटरनेट के सिस्टम से मिलती है। जो कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक सिक्योर ट्रांजैक्शन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल करेंसी जो हम लोग को मिलता है, हमारा जो पैसा रुपया है, तो उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन ये डिजिटल करेंसी है, सेम उसी की तरह बहुत सारे फंक्शन सेम है। और इसका जो है कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, जैसा हमारा देखना है हमें, हमारे पास जो सिक्के होते हैं, हमारे जो नोट होते हैं, तो उनकी सेंट्रल इशू अथॉरिटी कौन होती है? आरबीआई होती है, आरबीआई इशू करती है। तो इसकी कोई सेंट्रल इशू अथॉरिटी नहीं होती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, कि इसके बहुत सारे जो हैं जिनके पास जो इसके ओनर हैं, तो ये एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी एक बंदे का इस पर रूल नहीं होता है, बहुत लोगों का होता है, तो सबके पास रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका जो है अगर मान लीजिए सेंट्रल अथॉरिटी कुछ दिक्कत हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, तो फिर इस पर जो है ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये इसमें क्रिप्टो करेंसी में इसमें ये डिफरेंस है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं इसके बेनिफिट। जैसे बेनिफिट क्या है, अगर क्रिप्टो करेंसी लागू हो जाती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट हो जाएंगे हमें। तो पहला तो ये हो जाएगा कि जैसे इंटरनेशनली अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ईजिली हो जाएंगे, इसमें बढ़ावा मिलेगा। अभी जैसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो डॉलर में अगर करना है तो डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करो। आप जानते हैं रुपी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो एक इन्फ्लेशन की भी दिक्कत आती है। यदि अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, मान लीजिए यूएसए में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो इन्फ्लेशन का भी उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती है, जो लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वही लोग इन्वॉल्व रहेंगे, 2 पार्टी सिस्टम रहेगा। और इसमें ऐसा नहीं कोई तीसरी पार्टी आ रही है कि अगर कल जो कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बहुत ही लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब हो गया कि आप इजीली इसको आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इनको ईजिली खरीदा बेचा जा सकता है।
और 24/7 आवर इसका एक्सेस रहता है। कहीं से भी ये नहीं कि ATM में गए हैं, पैसे ख़त्म हो गया तो हम वापस आ गए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी ये एनीवन कैन यूज़ यूनिवर्सैलिटी मतलब यूनिवर्स में कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, कोई भेदभाव टाइप का नहीं है। आप इस कंट्री से तो आपको ये वाली करेंसी नहीं मिल सकती, उस कंट्री से तो ये वाली कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सली कोई भी इसको कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ये सोर्स है, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जितना पे कर सकते हो करो। और ये बहुत ही फास्ट और चीप ट्रांजैक्शन इससे हो जाएंगे, कि ऐसा नहीं कि आप पे करो तो आपको कोई कंट्री टैक्स कर रही हो। बहुत ही फास्टली और चीप इससे ट्रांजैक्शन होती है। ये हो गया इसके बेनिफिट, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी हैं। जैसे डिसएडवांटेज क्या हो गया, ये बहुत ही वोलेटाइल है। आप सुनते होंगे इंटरनेशनली कुछ भी होता है, रशिया ने भी यूक्रेन पे अटैक कर दिया, उसके बाद से आप देख रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस एकदम से डंप हो गया, और जो क्रिप्टो करेंसी थी वो सारी जो है एक साथ डंप हो गई। क्यों होंगी? क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल है। इंटरनेशनली अगर कुछ होता है तो लोग जो है उसको यूज़ करो, वो एकदम से उसकी डिमांड बढ़ गई, एकदम से उसकी सप्लाई बढ़ गई बहुत सारी रीज़न की वजह से। तो बहुत ही वोलेटाइल है, कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है। और दूसरा, जैसे चोरी वाली दिक्कत हो सकती है, थेफ्ट स्कैम हो सकता है। आपने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था क्रिप्टो जैकिंग से रिलेटेड, इस टाइप की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। और इसका जो एक्सचेंज है फियाट मनी की तरह नहीं। फियाट मनी जो हमारे पास जो करेंसी होती है, जो हमारे जैसे 2000 का नोट वो फियाट मनी है, जो हमारे सिक्के हैं वो फियाट मनी है, तो उस तरह से इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ की एनोनिमिटी होती है। एनोनिमिटी की किसने मेरे को दिया, किससे मैंने पैसा लिया है, किसके पास पैसा गया है, तो ये कुछ ट्रांजैक्शन जो होंगे उसमें नहीं पता होता है, जिसकी वजह से इसका गलत चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि टेररिज्म में, ट्रैफिकिंग में, और भी ड्रग्स और इससे रिलेटेड कोई भी जो ब्लैक मार्केटिंग है उन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ एनोनिमिटी। और फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, नॉर्मल पीपल के लिए थोड़ा समझना दिक्कत है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो हमने क्रिप्टो करेंसी पे एक होलिस्टिक जो है ये डिस्कशन किया है। तो आई थिंक अब हमारे कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे डिस्कशन से रिलेटेड थे। तो पहला क्वेश्चन बोला है सीक्रेट स्कीम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर ने किया, तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस ने की है, तो पहला फॉल्स। फिर नेक्स्ट है बायो माइनिंग रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, तो ये बायो माइनिंग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो ये तो गलत है। बायो माइनिंग नहीं, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, माइनिंग होगी रिलेटेड, बट बायो माइनिंग जिसमें माइनिंग कॉन्सेप्ट होती है, जिसमें क्रिप्टो जो करेंसी है उसको हम लोग माइन करते हैं। बट बायो माइनिंग हमने अभी बताया ये गार्बेज को या फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर है टीथर इथेरम, ये क्या है, ये आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है इसको, तो ये US डॉलर का जो बिटकॉइन के रूप में है, तो उसे कहते हैं। और ये इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है, ये दोनों, तो ये दोनों क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी हैं। और फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट और अबोलिश की जाती है वो उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने देखा था स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को अबोलिश करना, या फिर अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाई हैं। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है तो वो किसके हाथ में होता है, सेंटर के हाथ में होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।